नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट सीडीपी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 6 फरवरी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप सीटेट जनवरी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरह आपको पर डे इस चैनल के माध्यम से वीडियोस प्रोवाइड की जाती रहेंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। पहला है क्वेश्चन, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। सिफाइलोकैडुअल आपने पढ़ा होगा, सिफाइलोकैडुअल। तो सिफाइलोकैडुअल में जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर थर्ड की बात करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और यहाँ पर आपको फिल करना है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो इनमें से आपको बताना है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, असंतुलन। इसका सही जवाब बनेगा डिसक्वेलिब्रियम। असंतुलन जिसे कहते हैं दोस्तों, असंतुलन उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। और अनुकूलन की प्रक्रिया आपने पढ़ी होंगी जीन पियाजे की। पहली कौन सी होती है? असिमिलेशन होती है, असिमिलेशन। दूसरी इक्वालिब्रियम, न्यू सिचुएशंस, डिसक्वेलिब्रियम और एकमेंटेशंस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो संवेदीगामक अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। और इसकी जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी थी? तो 4 स्टेजेस इन्होंने दी थी। पहली थी SPCF, इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। S4 हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, सामाजिकरण सामाजिक पृथकीकरण अधिगम्य योगदान देता है। तो जहाँ पर पृथककरण की बात की गई हो तो ये भी नेगेटिव पॉइंट दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता इसका आंसर। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है, बिना सहयोग के सर्वाधिक सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये भी सटीक नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं,
संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। तो अवरोध वाली जो बात है निगेटिव हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो लास्ट का जो ऑप्शन बचा है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, एकदम राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुकूलन। तो यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ के ही आपको आंसर का पता चल जाता है। निष्क्रिय की कोई बात नहीं की गई है, नेगेटिव पॉइंट है। व्याख्यात्मक शिक्षण नहीं है और ना ही उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुकूलन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है, सहभागी अधिगम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा की अनुशंसा करती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। बालक की रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर दंड की बात की जाती है वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, कभी सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया ये सही नहीं है। मानकीकृत भी आपका नेगेटिव है और योग्यता के सत्तावादी मत का भी विकास करना, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि आपको बताना है। ऑप्शन ए के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो होती कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 11 की बात करेंगे। अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर दिया गया है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प चुने। दिए गए ऑप्शंस में से आपको इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जेंडर रूढ़िवादिता होता क्या है। तो समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं। तो इस तरह की जो धारणाएं होती हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 13, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नामीकरण और लेबलिंग पृथक्करण नहीं करना होता, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 14, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है भय पैदा करना, तो ये नेगेटिव बात है, भय नहीं पैदा करना होता है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को श्रेणी करना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है, ये भी नेगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। तो नेगेटिव वाली जो बातें होंगी जिस ऑप्शंस में, उसको आप डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे उचित ऑप्शन जो है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है। ऑप्शन बी एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कट कटस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ पर निष्क्रिय अनुकरण यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। निष्क्रिय कंठस्थ करना, रटना, बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है। अभिसारी चिंतन की भी ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शंस का चयन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है यहाँ पर, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, श्रवण बाधितता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा दोस्तों, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, अभिकथन ये दिया गया है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो दोनों में से आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, शिक्षा अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञात के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है? तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा व्यवहार अनुकूल, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा जो बच्चे होते हैं प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो कौन सा इसमें कारक है जो समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। एकदम राइट आंसर है दोस्तों, सटीक ऑप्शंस दिया गया ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन ए है जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, ऑप्शन सी है गर्व, ऑप्शन डी है आशा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा असहायता का सीखा हुआ भाव। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, इस बात से
बचना चाहिए। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करेगा। ऑप्शन ए है स्कूली माहौल, आनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए जा रहे हैं अनुदेशन। तो यहाँ पर जो राइट और सटीक ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निराशा की भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम निराशा की भावना के द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये रहे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।